तो बच्चों, विज्ञान में हम अब तक अध्याय 9 तक पढ़ चुके हैं और आज हम आपका अध्याय 10 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 10 का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। और इस अध्याय के इस पहले भाग में आज हम यातायात की कहानी की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम आज के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के कई साधनों का उपयोग करते हैं। हो सकता है आपको स्कूल छोड़ने के लिए, यानी घर से स्कूल जाने के लिए कोई गाड़ी लगाई हुई हो, कोई ऑटो लगाया हुआ है, या आपके पापा हो सकता है बाइक या स्कूटर पर आपको छोड़ के आते हो, या हो सकता है आप में से कुछ लोग जो पास ही हो वो पैदल भी जाते हो। इसके अलावा कई बार दूर वाले स्थान पर जाने के लिए, जैसे आप जब कभी अपने नानी या मामा के घर जाते हैं और किसी रिश्तेदार के घूमने जाते हैं, तो आपने बस में यात्रा की होगी, कभी ना कभी ट्रेन में भी यात्रा की होगी। तो ये अलग अलग जो यातायात के साधन हैं, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? इसी बात की हमें आज चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं यातायात की कहानी। बच्चों, समझना ये है कि प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के इस प्रकार के साधन नहीं हुआ करते थे। तो बहुत पुराने काल की हम बात करें तो इतने सारे यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, ये पैदल चलते थे। तो उस ज़माने में लोग सिर्फ पैदल चलते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। तो सोचिए कितना मुश्किल होता होगा, हमेशा कितनी भी दूरी पर जाना हो पैदल ही चलना, और साथ ही अगर कोई सामान लेकर जाना हो, वो कितना भी भारी सामान हो, उन्हें अपनी पीठ पर ही लाद कर लेकर जाना होता था। तो बच्चों, इसके बाद चर्चा करें तो कई सारे यातायात के परिवर्तन हुए और उसमें एक परिवर्तन ये था कि मानव ने यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करना शुरू किया। तो अब मानव यातायात के लिए अपने पैरों के साथ साथ या इसके अलावा पशुओं का उपयोग करने लगा। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। अब ये नावें वास्तव में कैसे बनती थी, इस बात की हमें चर्चा करनी है। तो आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, ऐसे लट्ठे जिसमें खोखली गुहिका यानी कि गोल गोल सा स्थान, खाली स्थान बनाया जा सके, उनसे क्या बनाई जाती थी? नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़ करके नाव की आकृति बनाना शुरू किया, और इसको सीखने के बाद ये इस प्रकार की नाव का उपयोग यातायात के लिए करने लगे। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में बहुत सारे परिवर्तन किए। आज आप कितने सारे यातायात के साधन देखते हैं और उन सभी में पहिए का उपयोग होता है। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। तो शुरुआत में पहिए पर जो गाड़ियां चलती थी उनको खींचने के लिए भी पशु ही उपयोग में लिए जाते थे, लेकिन फिर और परिवर्तन हुए और हमें देखना है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, यानी शुरुआत तक, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाज़ों पर ही निर्भर थे। उसके बाद वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। तो इन सब के बाद में रेल की पटरियों का निर्माण हुआ और इसके बाद मोटर कार, ट्रक और बस जैसे स्वचालित वाहन आ गए, और आप इन सभी वाहनों को चलते हुए या यातायात के रूप में उपयोग लेते हुए देखते हैं। और ये कुछ मुख्य परिवहन के साधन आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। ये साइकिल है, आप में से भी कुछ लोग ज़रूर चलाते होंगे। उसके अलावा ये बस है, ये रेल है, आप देख सकते हैं। आप इस तरीके की गाड़ी को भी जो पशुओं द्वारा चलाई जाती है देख चुके होंगे। ये जहाज है और ये हवाई जहाज है, और इन सबको आपने कहीं ना कहीं चित्रों में,
टीवी आदि में ज़रूर देखा होगा। अब आगे चर्चा करते हैं बच्चों कि जल पर जो परिवहन के साधन थे, इनके रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज उपयोग होने लगे। तो अब जो नाव और जहाज पानी में चलते हैं उनमें स्वचालित मोटर होती है। उसके अलावा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, हवाई जहाज़ का विकास हुआ और ये बाद में सुधार किए गए इसमें, और इसको इस योग्य बनाया गया कि इसके द्वारा यात्री तथा सामान दोनों ले जाए जा सके। तो जो शुरुआती वायुयान बनाया गया था वो इतना बड़ा नहीं होता था कि उसमें कई यात्री तथा सामान जा सके, परंतु आज हम जानते हैं जो वायुयान चलते हैं उनमें बहुत सारे यात्री और सामान को एक ही बार में ले जाया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से साधन उपयोग आते हैं, तो विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल यानी एक पटरी रेल, पराध्वनिक या सुपरसोनिक वायुयान और अंतरिक्ष यान, ये सभी 20वीं शताब्दी के मुख्य योगदान माने जाते हैं। तो ये सबसे नए हैं, इनका आविष्कार या इनकी शुरुआत सबसे बाद में हुई है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई या दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। अब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और कई सारे यातायात के साधन उपलब्ध हैं, इनमें से किसी न किसी का हम उपयोग करते हैं। तो हमें कई बार दूरियों के मापन की आवश्यकता पड़ती है या जो लंबाई है किसी वस्तु की उसके मापन की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि एक दर्जी जो कपड़े सिलने का कार्य करता है वो कपड़े की लंबाई जानने का प्रयास करता है और यह पता करता है कि कोई कुर्ता या कोई शर्ट उसको सिलनी है तो उसे सिलने के लिए वह कपड़ा पर्याप्त है या नहीं है। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का विशेष मापन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखें कि एक बढ़ई जो है, जो कि विशेष प्रकार के लकड़ी के अलग अलग वस्तुएं बनाता है, वो एक अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई को मापता है और यह जान पाता है कि इस अलमारी को, दरवाजे को बनाने के लिए उसे कितनी लकड़ी चाहिए होगी। तो इस बढ़ई को भी अपने काम के लिए लंबाई का मापन करना पड़ता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, आप अपनी स्वयं की लंबाई को अगर ज्ञात करना चाहें तो आपको क्या करना होगा, तो आप ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके एड़ी तक की हो। तो इस पूरी दूरी को ही हम आपकी लंबाई का नाम दे सकते हैं। तो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर ही आपकी लंबाई है। कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में सोचते हैं, जैसे यह डेस्क कितना चौड़ा है। आपके विद्यालय में आपके सामने जो डेस्क रखे होते हैं वो हर डेस्क कितना चौड़ा है, उसकी चौड़ाई कितनी है, यदि ये पूछा जाए तो आपको मापन करना होगा। यह कमरा कितना लंबा है, एक कमरा जिसमें आप अभी बैठे हैं, अभी आप इस वीडियो को जहां देख रहे हैं वो कमरा कितना लंबा है, यह पता करने के लिए भी आपको मापन करना होगा। दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है। दिल्ली एक अलग स्थान है, हमारे देश की राजधानी है, और लखनऊ एक अलग स्थान है। इन दोनों स्थानों में कितनी दूरी है ये भी मापन की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, ये दूरी बहुत ज़्यादा है बच्चों, लेकिन इसका पता लगाने के लिए भी मापन की ही आवश्यकता पड़ती है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित होते हैं। तो हमें दूरी तथा लंबाई का मापन कैसे किया जाना है इस अध्याय में इस बारे में भी चर्चा करनी है। तो बच्चों आज का पहला भाग हमारा यहीं समाप्त होता है और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे इस वीडियो के
अगले भाग में, इस अध्याय का अगला भाग जो होगा वहाँ हम बात करेंगे कि इस प्रकार के दूरी तथा लंबाई के मापन किस प्रकार किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।